नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज बात करेंगे दोस्तों चंद्रचूड़ साहब के रिटायरमेंट की और झारखंड के चुनाव के, संजीव खन्ना साहब के शपथ समारोह। तो बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें, सुझाव दें और ये टिप्पणी और सुझाव हमारे को और बेहतर की तरफ अग्रसर करेगी। तो दोस्तों कल सीजेआई साहब का अंतिम दिन था। चंद्रचूड़ साहब ने सेवानिवृत्त हो गए वो, और उच्चतम न्यायालय का ही नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था का निजाम बदल गया और उसमें अब खन्ना साहब, संजीव खन्ना साहब जो है नए सीजीआई बन गए। संजीव खन्ना साहब दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इनके पिताजी भी दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली के 30 हजारी जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की थी। संजीव खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और बहुत दमंग जज थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा पे देश पर आपातकाल लगाने का विरोध किया और उसका खमियाजा भी भुगता। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। 1977 में वरिष्ठता के आधार पर हंसराज खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उन्होंने सीजीआई ने इनको नहीं बनने दिया। सीजीआई क्या मतलब, सॉरी, इंदिरा गांधी ने इनको नहीं बनने दिया और जस्टिस HR खन्ना, HR खन्ना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1977 में वरिष्ठता के आधार पर उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया और MH बैग को सीजीआई बना दिया। तब जस्टिस HR खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। संजीव खन्ना की कहानी अपने चाचा से उलट है। इन्हें 32 जजों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। 2019 में ये हाई कोर्ट के जज थे और इनको जो है 32 हाई कोर्ट के जजों को बाईपास करके, मतलब उनकी सीनियरिटी को ख़त्म करके, और संजीव खन्ना साहब को सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया। और ये मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समय हुआ और दिल्ली के चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया। उन्होंने चिट्ठी लिखी बाकायदा और उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भूल करने जा रहे हैं और उसका उन्होंने विरोध किया। पर राष्ट्रपति कोविंद ने शपथ दिला दी क्योंकि मामला राजनीतिक था और भाजपा से प्रभावित था।
जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 6 माह का है। उसमें सबसे बड़े बड़े फैसले उनको करने हैं, जिसमें बिहार में जाति जनगणना का मामला भी है, जो बहुत पेचीदा है। और उसको कल प्रधानमंत्री ने और ज़्यादा पेचीदा बना दिया, ये कहकर के कि झारखंड में चुनावी सभा में जनगणना को नकारते हुए उन्होंने कहा जातिगत जनगणना से जातियों में आपस में लड़ाई होगी और देश टूट जाएगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। असली बात यह है कि जातिगत जनगणना सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि कौन कौन सी जातियां अभी तक भी वंचित रह गई है, उनको विकास का लाभ नहीं मिला है, विकास में वो आगे नहीं बढ़ पाई है, पीछे रह गई है, उन लोगों का पता करके उनके लिए एक उनके विकास की योजना बनाने का लिए ये जरूरी है। सही बात तो यही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे को भटकाने और जनता को गुमराह करने का काम किया। अब ये फैसला तो सीजीआई खन्ना को ही करना है कि इस चुनाव के अच्छा, फिर चुनाव आयोग के चयन का जो मामला है वो भी कोर्ट में लंबित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ये फैसला दिया, मतलब ये व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग का जो चयन हो उसकी कमेटी में एक प्रधानमंत्री हो, एक विपक्ष का, लोकसभा के विपक्ष का नेता हो, और तीसरा सीजीआई हो। लेकिन सरकार ने उसको बदल दिया, पार्लियामेंट में कानून ले आए और कानून से ये कर दिया कि एक प्रधानमंत्री के का चहेता मंत्री और विपक्ष का नेता। तो इससे तो मतलब ये हुआ कि सरकार जिसको चाहेगी उसको बना देगी, जिसको जो पपेट है उसको बना देगी, तो निष्पक्षता नहीं रही इस फैसले में। तो इसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। और अब संजीव खन्ना साहब से ये अपेक्षा है कि वो इसका फैसला करें। मामले तो बहुत हैं जिस पे मतलब फैसले लेने हैं, लेकिन ये इस पर डिपेंड करेगा कि संजीव खन्ना की विल पावर कितनी है और कितने फैसले वो मतलब कितना को सुन सकते हैं और उनके ऊपर फैसला कर सकते हैं। 6 महीने हैं, ज़्यादा समय भी नहीं है उनके पास। खैर जो भी है, जस्टिस खन्ना से वैसे उतनी अपेक्षाएं नहीं है जितनी डीवाई चंद्रचूड़ से थी। हालांकि डीवाई चंद्रचूड़ ने भी निराश ही किया कुछ मामलों में, और कुछ मामले उन्होंने अच्छे भी निपटाए। जैसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी कल परसों ही किया था, उसमें भी अगर वो अल्पसंख्यक का दर्जा दे के ही चले जाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह से उन्होंने फैसले तो दिए, लेकिन आधे अधूरे दिए और लटका करके दिए। तो उससे अब क्या हो गया कि सब चीजें मतलब जैसे महाराष्ट्र में अवैध सरकार चल रही है 2.5 साल से, उसका कुछ नहीं हो रहा है। खैर अब ये आज जो है उनको 8 चंद्रचूड़ साहब के अंतिम कार्य दिवस था, और आज संजीव खन्ना साहब को उच्चतम न्यायालय के सीजीआई बन गए। उनको आज प्रातः द्रौपदी मुर्मू ने संजीव खन्ना साहब को शपथ दिला दी। अब ये तो हो गया संजीव खन्ना साहब का, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते कुछ अच्छे फैसले किए। जैसे मदरसे का फैसला जो उन्होंने किया वो काफ़ी अच्छा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी जो अल्पसंख्यक दर्जा का जो बीच में हर्डल्स जितने थे उन सबको हटा दिए। अब सिर्फ नई जो 3 जजों की बेंच बैठेगी वो उस मामले को सुन करके
उसका निपटारा कर देगी और किन आधार पे करेगी वो आधार उन्होंने तय कर दिए। आ, जाते जाते भी चंद्रचूड़ साहब जैसे एक और फैसला उन्होंने बुलडोजर न्याय पे किया, वो भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने जाते जाते यूपी के चीफ मिनिस्टर को नसीहत दे दी और कहा कि बुलडोजर एक्शन पर भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर जस्टिस स्वीकार नहीं है। किसी की संपत्ति को नष्ट करके उसकी न्याय नहीं दिया जा सकता है और बुलडोजर चलाने की धमकी देकर लोगों की आवाज को बंद नहीं किया जा सकता है। यह कानून की नज़र में सही नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा फैसला उन्होंने दिया। दूसरा एक फैसला उन्होंने और भी दिया जिसमें अब न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो न्यायाधीशों को अवकाश मिलता था, ये ग्रीष्मकालीन अवकाश, और वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब कोई अवकाश नहीं होगा पर आंशिक कोर्टें लगेगी, इस तरह का एक फैसला उन्होंने दिया है। ये फैसला मतलब 2025 से लागू हो जाएगा। और झारखंड का चुनाव की बात कर लेते हैं अब थोड़ी। मतलब चुनाव तो दो जगह हो रहे हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में। झारखंड में आज कुछ क्षेत्रों में, मतलब झारखंड के चुनाव दो चरण में हो रहे हैं। एक चरण का चुनाव 13 तारीख को होगा और दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होगा। तो जो 13 तारीख को चुनाव है उसका चुनाव प्रचार आज बंद हो गया और 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में सभी लोगों ने धुआंधार प्रचार किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया रांची के अंदर और रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कई आरोप लगाए। उनमें चुनावी भाषणों का लबोलुआब यह है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई मुद्दा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी साहब, पूरी भाजपा ही ऐसी है जो हर बात पर वो हिंदू मुसलमान को ले आती है। और अभी योगी जी ने जैसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। अब ये मतलब क्या बोलते हैं समझ नहीं आता। जब से झारखंड बना है तब से अधिकतर भाजपा की सरकार ही रही है झारखंड में। 6 साल बाबूलाल मरांडी और 5 साल गिरवर दास की सरकार तो रही ही है, लेकिन झारखंड के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिला। झारखंड में खनिज भरपूर मात्रा में है, उपलब्ध है, विशेषकर लोहा और कोयला। कोयला पर आधारित अडानी ने बिजली घर लगाया, जिस बिजली घर से के उत्पादन से झारखंड को कोई लाभ नहीं, झारखंड को 1 यूनिट बिजली भी नहीं मिली। वो सारी बिजली जो है उन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की। वो लेकिन उसका कोयला और ज़मीन और सारी चीज़ें जो है झारखंड की उपयोग में ली। पानी, ज़मीन और कोयला, तीनों तो झारखंड से उपयोग में लिया, लेकिन झारखंड को इसका कोई लाभ नहीं मिला। तो इससे लोग वहाँ पे खफा हैं और पर्यावरण भी खराब हुआ झारखंड का ही। और इधर हेमंता शर्मा, ये आसाम की चीफ मिनिस्टर, और जो आजकल झारखंड में काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं, शायद वो प्रभारी भी हैं उस चुनाव के, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी,
इन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा किया है झारखंड के संदर्भ में कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं और वो जो है ज़मीन भी छीन रहे हैं और लड़कियों को भी छीन रहे हैं। इस तरह का एक आरोप जो है अभी नरेंद्र मोदी ने लगाया। लेकिन ये बिल्कुल अ, अविश्वासपूर्ण बात है। ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर घुसपैठ हो रही है तो वो केंद्र की निकम्मेपन से हो रही है। केंद्र सरकार निकम्मी है, इसलिए घुसपैठ हो रही है। क्योंकि आ, बॉर्डर पे जो बीएसएफ लगी हुई है वो शाह साहब के अंडर में आती है, और अगर शाह साहब के अंडर में जो बीएसएफ आती है और वो अगर मुस्तैद नहीं है और घुसपैठ हो रही है, तो उसकी उसकी जिम्मेदारी आप स्टेट को कैसे दे सकते हो? वो तो इस गृह विभाग को ही लेनी पड़ेगी। तो इसलिए आ, ये बिना सोचे समझे लगाया हुआ आरोप है, सिर्फ पॉलराइज करने के लिए। किसी भी तरह से लोगों को डराओ, डरा करके और वोट लो। ये रणनीति है, राजनीति है। ये सभी जगह ये कर रहे हैं। और अगर घुसपैठ हो रही है तो सीमा सील करो, बाढ़ लगाओ और बाउंड्री वॉल बनाओ, कुछ भी करो तो उसको रोको। लेकिन ये करना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। अच्छा, इधर क्या है कि हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी इस चुनाव में बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और बहुत ही मतलब इनको विश्वास से पूरे विश्वास से भरपूर है। और इनको मतलब हेमंत सोरेन को विशेष तौर से जो उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी ने छापा मारा और ईडी ने गिरफ्तार करके 6 महीने जेल में रखा, और फिर भी उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, कोई आरोप लगाया ही नहीं, लग ही नहीं पाया। और उनको बेल मिल गई, उसको उनको छोड़ना पड़ा जेल से। उससे उनके प्रति सहानुभूति बढ़ गई। लोगों की सहानुभूति के उस घोड़े पे सवार हेमंत सोरेन बहुत ही कर्मठ रूप से वहां प्रचार कर रहे हैं। इधर उसकी पत्नी कल्पना सोरेन और उसके आत्मविश्वास को देखने का तो गजब ही वो कर रही है। उसना 6 महीने पहले तक वो एक गृहिणी थी, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल गए और उसके बाद वो सीट खाली थी, उसमें कल्पना सोरेन चुनाव भी लड़ी शायद और जीती भी, तो उसके बाद से वो जो है बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंटली चुनाव प्रचार कर रही है, चुनाव की रैलियां कर रही है। और लोग उसकी जो है सभा में इतने ज़्यादा लोग उसकी सभा में आ रहे हैं जितने प्रधानमंत्री के सभा में भी नहीं पहुंच रहे हैं। और वो बहुत आत्मीयता से सब लोगों से मिलती है और जबरदस्त वो रैलियों को संबोधित भी कर रही है। इतनी परिपक्वता दिख रही है उसमें कि समझ नहीं आ रहा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब भाजपा के इवेंट मैनेजर भी इतनी भीड़ एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं जितनी कल्पना सोरेन की उसमें आ रहे हैं। आ, भाजपा के साथ एक प्रॉब्लम और है कि उनके जो दो नेता थे बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, ये दोनों ही खच गए। मतलब इनका अब वो प्रभाव नहीं रहा। इसलिए वो चंपई सोरेन को तोड़ के लाए। चंपई सोरेन जो है पिछले 40-50 साल से, 40 साल से तो लगभग शिबू सोरेन के साथ काम कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बनाने के साथ, जब बनाया तब से साथ थे और अभी तक साथ थे। इनको चीफ मिनिस्टर बनाया तब ये हेमंत सोरेन उनके पांव छुए और कल्पना सोरेन ने उनके पांव छुए और आ, बहुत ही अपने घर का आदमी समझते थे, आत्मीयता से मिलते थे। और अब जो है उनको, उन्होंने मतलब इस भाजपा के चक्कर में आकर के पार्टी से तोड़ करके निकल गए और अब वहां पर कोई पूछ नहीं रहा है उनको।
ए सोरेन, ए चंपई करके बुलाया जा रहा है। अमित शाह तो खैर कैसे बोलते हैं आप समझ जानती हैं। झारखंड में चुनाव के परिणाम जो भी हों, लेकिन हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री और अमित शाह की नींद तो उड़ा दी है। ये एक रिपोर्ट है झारखंड की। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें, लोगों को भेजें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया है वो अपने मित्रों से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें। और कुछ आप चाहते हो कि हम किसी और विषय पर अगर वीडियो बनाएं, तो आप बोलेंगे तो उसके ऊपर भी बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल हम महाराष्ट्र के चुनाव